नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। पिछले 2-3 हफ्ते से थोड़ा मतलब ये था कि मेरी जगह ज्ञानेश कर रहे थे, लेकिन मैं हरदम ये मानता हूँ अब अभय जी कि जो यंगस्टर लोग हैं ये हम लोगों से बेहतर काम करते हैं। हमारे यहाँ चाहे राम प्रकाश राय हो, चाहे ज्ञानेश हो, इन्होंने मुझसे बेहतर काम किया, क्योंकि अगर क्राइटेरिया व्यूज़ है तो दे आर मच 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 अहेड ऑफ मी। अबे जी, लेकिन मैं आज एक इम्पोर्टेंट बात इसलिए है कि उस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, और मेरे हिसाब से हाल के, देखिए, ट्रम्प पे चर्चा करनी ही पड़ेगी, विदेश नीति पे करनी ही पड़ेगी, ट्रोल आन, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है। ये जो द्रौपदी मुर्मू जी ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया है आर्टिकल 143(1) के तहत, और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि भाई जो आपका अप्रैल 8 का ऑर्डर है, जिसमें आपने गवर्नर के साथ टाइम समय सीमा निर्धारित की है, उसमें 14 क्वेश्चन भेजे हैं। मैं इसको अभय जी, मैं कोई मतलब मैं आई एम नॉट अ लीगल पर्सनल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली जो संविधान है उसके साथ दो तरह से खिलवाड़ हो रहा है। जो मैं अपनी बात 1 मिनट में कह के फिर मैं आपका रिएक्शन ले लूं। एक तो वो एक माहौल ये बनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ गलत कर रहा है, उधर वाइस प्रेसिडेंट लगातार कह रहे हैं कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। वो लोगों का नैरेटिव गलत सेट कर रहे हैं। दूसरा मुझे लग रहा है कि एक काम और हो रहा है कि एक बहुत ही बड़ी बात हुई है कि जस्टिस गवई इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, दूसरे दलित, और जो इंडिपेंडेंट माने जाते हैं। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्टली, जिस दिन संजीव खन्ना जी रिटायर हो रहे थे उस दिन ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया सरकार की तरफ से, मतलब प्रेसिडेंट की तरफ से, और गवई साहब के ऊपर ये प्रेशर बिल्कुल बनाया जा रहा है कि वो 6 महीने का उनका कार्यकाल है, नवंबर में कार्यकाल पूरा हो जाएगा, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बननी है कि वो इसी में फंसे रह जाए। तो मैं थोड़ा दोनों चीजों पे, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ है इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये संविधान को मजबूत कर रहेगा, क्या करेगा? और टाइमलीनेस में बड़ा उनको आपत्ति है कि आप टाइम से हमें नहीं बांध सकते। अभय जी। देखिए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप कोई कानूनी व्यक्ति नहीं है, मैं भी एक कानूनी व्यक्ति नहीं हूं। मुख्यतः राजनीतिक दृष्टिकोण से हर चीज को देखता हूं, और इस प्रश्न का उत्तर भी मैं एक राजनीतिक दृष्टिकोण से ही दूंगा, उसकी जो कानूनी बारीकियां हैं उनका ख्याल रखते हुए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को वो जजमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी, यहां से बात शुरू कीजिए। जिसके कारण, जिस जजमेंट ने राष्ट्रपति को ये मौका दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट से पूछें, मतलब है, और उन्होंने सवाल भेजे, उन सवालों में बाद में आऊंगा, वो क्यों, जरा उस परिस्थिति को याद करना थोड़ा जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट को वो जजमेंट क्यों देना पड़ा। तमिलनाडु सरकार के 10 विधेयक, जिसमें नीट एग्जम्पशन बिल भी था, और सुप्रीम और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों से संबंधित विधेयक थे, वो वहां के गवर्नर ने 4 साल से अपने पास रोक रखे थे। लोग भूल जाते हैं, इस बात को याद दिलाना जरूरी है। पंजाब सरकार के 8 विधेयक, जिनमें राजकोषीय राजकोषीय परिस्थितियों से संबंधित बिल थे, कृषि सुधार से संबंधित बिल थे, 2023 से लगातार राज्यपाल ने रोक रखे थे। केरल सरकार के 5 विधेयक, जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी सुधार का विधेयक शामिल था, 2022 से उन लोगों ने रोक रखे थे। इसके बाद में प्रेसिडेंट के दफ्तर में, राष्ट्रपति के दफ्तर में बहुत सारे बिल जो कि गवर्नरों ने सुरक्षित रख लिए थे, वो 6 महीने से वहां पड़े हुए थे। बावजूद इसके कि एक गृह मंत्रालय की स्थायी मार्ग निर्देशिका है, गृह मंत्रालय की एक स्थायी गाइडलाइन है कि 3 महीने से ज्यादा किसी भी विधेयक को नहीं रोका जाना चाहिए। ये कोई पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी इस देश में हुकूमत कर रही है। तो ये माना जा सकता है कि गृह मंत्रालय ने ये जो गाइडलाइंस भेजी थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सहमति रही होगी, वरना अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने इन गाइडलाइंस को बदल दिया होता। इस सब के बावजूद भी देश में हो क्या रहा था, इस बात को समझने की जरूरत है, जिसके लिए पंजाब सरकार को भी अदालत में जाना पड़ा, केरल सरकार को भी अदालत में जाना पड़ा, और तमिलनाडु सरकार को भी अदालत में जाना पड़ा। फैसला आया था तमिलनाडु सरकार वाले मुकदमे के ऊपर। अच्छा, इसमें जो उन्होंने कहा कि अगर आपने एक समय सीमा उन्होंने बांधी कि इस समय सीमा के अंदर अंदर अगर आपने
इन विधेयकों को स्वीकार, इस पर निर्णय नहीं लिया, स्वीकार या अस्वीकार या राष्ट्रपति को भेजने का या वापस भेजने का निर्णय नहीं लिया, तो इन्हें स्वीकार माना जाएगा। यही तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने। साथ में उन्होंने ये मौका दिया कि आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से वो आर्टिकल भी है, आर्टिकल 144, अनुच्छेद 144 के तहत ये मौका दिया कि आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं। उसी मौके का लाभ उठाकर राष्ट्रपति ने ये 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं। मैं 14 सवालों को यहां नहीं दोहराऊंगा क्योंकि समय की कमी है। आप सब लोगों ने, हमारे जो बुद्धिमान दर्शक हैं, उन्होंने वो 14 सवाल पढ़े होंगे। वो सारे अखबारों में, हिंदी में, अंग्रेजी में वो 14 सवाल छप चुके हैं, पहले पन्ने अब छप चुके हैं अखबारों के, और मेरे ख्याल से टीवी पे भी कई बार उनकी ऊपर चर्चा हो चुकी होगी अभी तक। आप उन 14 सवालों को देखिए तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ याचिका दायर कर दी है उन्होंने। दूसरा, ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो हैं, वो किन्हीं खास मकसदों से एक पॉलिटिकल नैरेटिव उन सवालों के जरिए जनरेट करना चाहती हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव चलाना चाहती हैं। जबकि बात बिल्कुल सीधी सी है, इन सवालों की क्या जरूरत? बात बिल्कुल सीधी सी है कि आखिरकार कोई सीमा होनी चाहिए ना। आप मान लो गृह मंत्रालय ने 3 महीने की खिड़की दी है, विंडो दी है आपको, 3 महीने की मोहलत दी है। आप उसको 6 महीने कर लीजिए, आप उसको 8 महीने कर लीजिए। लेकिन सालों साल आप विधेयकों को लटकाए हुए हैं अपने पास। कोई विधेयक 2022 से लटके हुए हैं, कोई 2023 से लटके हुए हैं। 2-2 साल से आप विधेयक अपने यहां लटकाए हुए हैं, और अब आप राष्ट्रपति से पूछ रहे हैं कि क्या आप समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं? आप सोचिए क्या हो रहा है ये। और ये सारा का सारा मामला विपक्ष की सरकारों के साथ हो रहा है। अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी कोई सरकार शामिल होती, तब भी हम मान सकते थे कि ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें केवल विपक्ष को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। इसमें मुख्य तौर पर केवल विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, निहायती निर्लज्जता के साथ। और कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि विपक्ष के खिलाफ की जाने वाली, राष्ट्रपति और राज्यपालों की मदद से की जाने वाली ये एक तिकड़म है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से इस तिकड़म में पलीता लगा दिया। अब जब पलीता लगा दिया, उसके बाद में अब वो ये 14 सवाल इस तरह से रख रही हैं। इन 14 सवाल रखने से क्या होगा? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है इन 14 सवालों का जवाब देने से, वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। लेकिन इससे हुआ क्या है कि साफ तौर पर चुने हुए केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका के बीच में एक तरह का टकराव पैदा हो गया है। ये टकराव पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में पैदा, और ये इस टकराव की भूमि लगातार बन रही थी। पहले उपराष्ट्रपति को सक्रिय किया गया, राज्यपालों को सक्रिय किया गया, भाजपा के कई नेता बोले, आपके वो निशिकांत दुबे हैं वो बोले, ये सब करके पूरा न्यायपालिका को चुनी हुई केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। आप देखिए, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो फैसला चुनी हुई सरकारों के पक्ष में है। वो फैसला चुनी हुई सरकारों के पक्ष में है। और सब लोग जिनको राजनीति की थोड़ी भी जानकारी है, वो जानते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को विवेकाधीन अधिकार नहीं है। उनके पास जितने विवेकाधीन अधिकार हैं, उनकी एक बहुत सीमा है, उसका थ्रेशोल्ड बहुत नीचा है। वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। जब वो वापस आएगा तो उन्होंने उसको स्वीकार करना होगा, वो उसको लटका के नहीं रख सकते। भाई 3 महीने की विंडो है, आप 4 महीने लटका लीजिए, आप 5 महीने लटका लीजिए, अरे दूना कर लीजिए, 6 महीने कर लीजिए। लेकिन सालों साल आप किसी को लटकाए बैठे हुए हैं उसमें, और उसके बाद आपका जो उद्धत, आप मतलब राजनीतिक औद्धत्य इतना है, जबरदस्त है कि आप उसको सवाल भी पूछ रहे हैं उसके ऊपर, और अपनी जो संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का कोई पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, राज्यपाल जो है वो प्रधानमंत्री का राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है, सॉरी, मुख्यमंत्री का राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है चुने हुए राज्य। अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री के राजनीतिक प्रतिद्वंदी की तरह आचरण करने लगेगा, जैसे बंगाल के राज्यपाल क्या करते हैं, बंगाल के राज्यपाल माइक हाथ में लेकर, मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है वो हिंसा निंदनीय है, उस हिंसा की चर्चा करना एक अलग बात है। उसमें राज्य सरकार कामयाब हुई कि नहीं कामयाब हुई, राज्य सरकार की क्या भूमिका है, इस पर चर्चा हम लोग सब कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माइक हाथ में लेकर मुर्शिदाबाद का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह तकरीरें दे रहे हैं मुझे,
जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट, भारतीय जनता पार्टी उन्हें अगला मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने जा रही हो। और यह स्थिति चल रही है इस देश में। इस स्थिति को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का जो भी मकसद रहा हो, उसने कानूनन उसकी जांच की होगी संविधान के, लेकिन इस फैसले से इस स्थिति पर कुछ रोक लगने की जमीन बनी थी। उस जमीन को किस तरीके से समस्याग्रस्त किया जाए, उस जमीन में किस तरह डायनामाइट लगाया जाए, उस जमीन में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनी थी, उसके लिए ये 14 सवाल पूछे गए। जी, मैं थोड़ा एक चीज और अभय भाई, ये पिछले 2-3 हफ्ते से बहुत ज्यादा हो गया है, मैं अमेरिका में भी था, वहां पे भी बात थी। ट्रंप जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं, ट्रंप तो लग रहा है कि जो मोदी जी जाके सितंबर अक्टूबर 2024 में उनसे नहीं मिले थे, वो वहां पे भी, अमेरिका में भी ये चर्चा है, उसका ट्रंप ने बिल्कुल अपने मन में रख लिया और वो इनको ठीक कर रहे हैं। और ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ रहे हैं जब मोदी जी को, मतलब हम हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम बेइज्जत, मतलब उनको, वो मोदी जी कहते हैं हम 8 बजे अपना राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, वो 7:30 बजे उनको बताते हैं कि देखो मैंने ऐसे किया था। और रोज वो 4-5 बार कह चुके हैं कि मैंने ये वो की पीस, मैंने की। सबसे बड़ी हद तो ये हो गई है कि कल वो एप्पल से सार्वजनिक मंच से, ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी, वो बुला के अगर एप्पल के सीईओ को या मालिक को कहते कि भाई वहां से बंद करो, बंद हो जाता। लेकिन वो मैसेजिंग करना चाह रहे हैं। जैसी मैसेजिंग उन्होंने भारत के जो डिपोर्ट किए थे उनको हथकड़ी बेड़ी पहना के जिस तरह के मैसेजिंग की थी, वही मैसेजिंग करना चाह रहे हैं कि वह हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं करो, वहां तो हटाओ, वहां से चाइना किया भैया, हिंदुस्तान ने अपना टैरिफ कम कर दिया, वहां नहीं करो, अमेरिका चलो। इसके रिपरकशंस हैं अबे भाई। अगर अमेरिका जो सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर आदमी अगर ये कह रहा है कि वहां पे फैक्ट्री मत लगाओ, तो छूट भैया भी फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, वो अपना यहां से विड्रॉ करेंगे। मैं इस पे भी एक टिप्पणी, ये भाई ये या तो सार्वजनिक रूप से मोदी जी बताएं कि ये झगड़ा है और 2-2 हाथ करने को तैयार रहे। इंदिरा गांधी जब हम आधे पेट हम खाते थे, तब अगर हमने 2-2 हाथ अमेरिका से कर लिए थे, तो आज क्या दिक्कत है? मैं इस पे जरा एक, वो रोज बेइज्जत कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए एक राजनीतिक, बिल्कुल ताजे राजनीतिक उदाहरण का इस्तेमाल करूंगा, जिससे वो सीधे आपके सवाल से जुड़ जाएगा, वो विषयांतर नहीं होगा, सीधे सवाल जुड़ जाएगा। ट्रंप भारत को रोज ठोक रहे हैं, मोदी जी को रोज ठोक रहे हैं, रोज उनके बयानों से मोदी जी के लिए समस्याएं पैदा होती हैं। कंगना राणावत, जो कि मंडी से सांसद हैं और विख्यात अभिनेत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अल्फा मेल हैं, लेकिन मोदी जी उनसे भी बड़े अल्फा मेल हैं, वो सारे अल्फा मेलों के बाप हैं। ये उस ट्वीट में कहा गया था। अच्छा, ये आप सुनिए, उन्हीं की भाषा है। इस पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उनको फोन किया, कंगना राणावत को, और कहा कि आप ये ट्वीट अपना हटाइए। तो कंगना राणावत ने क्या किया, वो तो खास तरह की सांसद है ना, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस ट्वीट को हटाते वक्त ये लिख दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब के कहने पर मैं अपने ये ट्वीट हटा रही हूं, ये उन्होंने लिख दिया उसके अंदर। तो सबके सामने आ गया कि वो जिसने ट्वीट ना भी देखा हो उसको भी ट्वीट पता लग गया, और नड्डा साहब ने किस तरीके से उस ट्वीट, जो ट्रंप और मोदी की तुलना में मोदी को ट्रंप से ज्यादा बड़ा बताया गया था, उसको उन्होंने हटवा दिया। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ट्रंप के सवाल पे कितनी ज्यादा नाजुक मिजाज है। वो किसी भी तरीके से ट्रंप की कोई भी आलोचना करते हुए नहीं दिखना चाहती। ये सरकार, बिल्कुल, आप विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान देखिए, जो जायसवाल साहब है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने ये कहा हमारी नीति द्विपक्षीय है, हम किसी तीसरे को उसमें हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, और कश्मीर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान को खाली कर देना चाहिए, ये सब उन्होंने कहा। लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा कि वो अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं, अमेरिका की बात का खंडन कर रहे हैं। ये उन्होंने नहीं कहा कि वो ट्रंप की बात का खंडन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से, चाहे कुछ हो जाए, ट्रंप कुछ भी कहते रहे, ट्रंप भारत को टैरिफ किंग कहें, और आप एप्पल की फैक्ट्रियां भारत से हटाने के बारे में सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दें, ये बार बार कहें कि हमने ट्रेड खत्म बंद कर देने की धमकी दी, इससे दोनों देश डर गए, और हमने परमाणु युद्ध रुकवा दिया, लाखों लोगों की हमने जान बचा ली है, ये सब बार बार कहें, इससे कोई भारत सरकार की असर नहीं पड़ने वाला है। वो किसी भी कीमत पर
ट्रंप के खिलाफ एक पंक्ति नहीं बोलना चाहते। अगर और कोई उनकी पार्टी उस सरकार में बोलेगा तो उसके मुंह पे भी पट्टी बांध दें। ये कंगना रनावत वाला एपिसोड इस बात का गवाह है। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि भारत सरकार ट्रंप के नेतृत्व में जो अमेरिका है, बाइडेन के नेतृत्व में जो अमेरिका था वो अलग तरह का अमेरिका था, ओबामा के नेतृत्व में जो अमेरिका था वो अलग तरह का अमेरिका था, और ट्रंप के पहले शासनकाल के में जो अमेरिका था वो भी अलग। ये ट्रंप नंबर 2 यानी ट्रंप 2 का इस शासनकाल में जो अमेरिका है, इस अमेरिका की भारत सरकार ने तय कर लिया है कि हमें इसके पिट्ठू के तौर पर रहना, हमें इसके पिछलग्गू के तौर पर रहना, हमें बिल्कुल ये हमारे ग्लोबल खैरख्वाह हैं। तो अगर हम बहुत नरम शब्दों का इस्तेमाल करें तो ये हमारे ग्लोबल खैरख्वाह हैं। हम इनको किसी भी कीमत पर हम इनको नाराज नहीं करेंगे। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है इसकी रिएक्शन में, अभी जो पाकिस्तान के साथ जो ड्रोन और मिसाइल युद्ध हुआ, मिसाइल टकराव हुआ, युद्ध में नहीं कहता हूं इसको, युद्ध शब्द खास तरह का शब्द है। भारत में तो सेनाएं नहीं मोबिलाइज नहीं हुई तो युद्ध कैसे हुआ, ना पाकिस्तान में सेनाएं मोबिलाइज हुई। ये एक संघर्ष था, मिलिट्री फौजी संघर्ष था, इसका संघर्ष विराम हो गया। आप इसको देखिए, इसमें भारत के साथ दुनिया का कोई भी देश स्पष्ट रूप से खड़ा हुआ नहीं दिखाई पड़ा। शुरू शुरू में मैं कहता था कि रूस भारत के साथ में है, बाद में जांच करने पे ये पता चला कि रूस भी स्पष्ट रूप से और मजबूती से भारत के साथ नहीं था। जी, आप ज्यादा रूस ने विरोध नहीं किया आपका, अमेरिका ने आपका विरोध नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को एक ही धरातल, एक ही तराजू में बराबर बराबर तौल दिया। अमेरिका ने, तुर्की ने तो कभी इस पर चर्चा करेंगे, तुर्की वाले सवाल पर मेरे पास अबे भाई आप चाहें तो मेजर जनरल दिलावर सिंह को बुलाएं, मेजर जनरल दिलावर सिंह को अपने यहाँ बुलाएं, उन्होंने लेख लिखा है इसके ऊपर। जी जी, मैं तुर्की पे आऊं उससे पहले मैं एक जरा आपसे समझ लूं, क्योंकि भाषा के आप ज्यादा समझते हैं। मेरे हिसाब से कंगना रनौत की बात को जरा कंप्लीट कर लूं, क्योंकि उसके बाद हम लोग आगे निकल जाएंगे तो वो अजीब सा लगेगा उस बात पर। कंगना रनौत ने जो शब्द यूज किया है अल्फा मेल, वो शब्द जरा डिक्शनरी में जाके देख लीजिए, और उस शब्द का बहुत गंदा माने होता है। हमारे सभ्य समाज में उसको बात नहीं की जा सकती है। मेरे हिसाब से कंगना रनौत ने इस देश के प्रधानमंत्री को गंदी गाली दी है, और इसके लिए कंगना रनौत का, अगर मोदी कहने से किसी की सदस्यता जा सकती है तो जरा कोई भी डिक्शनरी देख ले, मैं नहीं उसका जवाब दूंगा। अल्फा मेल का काम, एनिमल फिल्म बनी है, अभी एनिमल फिल्म बनी है, एनिमल फिल्म में के हीरो को अल्फा मेल के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, और उसके जो मतलब निकलते हैं वो बहुत ही गंदे और स्त्री विरोधी मतलब है, पूरे के पूरे जी, स्त्री विरोधी मतलब है। अच्छा, खास बात यह है कि मोदी ने 56 इंच का सीना करके जो अपनी माचो यानी अपनी जो अतिशय मर्दानगी वाली, अतिशय पुरुषत्व वाली जो छवि बनाई है, इस छवि के कारण आमतौर पर निजी बातचीत में बहुत से लोग अल्फा मेल शब्द का उनके लिए प्रयोग करते हैं मोदी के लिए। अच्छा, इस अल्फा मेल शब्द के प्रयोग से क्या होता है कि भाजपा के मन में और खुद मोदी जी के मन में भी काफी गुदगुदी होती होगी। मतलब इन चीजों से इन लोगों के मन में काफी गुदगुदी होती होगी, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उनका इस्तेमाल हो और भाजपा का कोई सांसद इस्तेमाल करे, इसलिए उसको रुकवाया गया है उसको। और इसके अंदर दूसरा पहलू ये है कि ट्रंप से भी ज्यादा बड़े अल्फा मेल बता दिया गया था उनको, सारे अल्फा मेलों के बाप हैं, ये लिखा है उसके अंदर। जी, असल में मैं इसलिए इसको कर रहा हूं कि ये, अच्छा, और अगर नड्डा जी ने इसको समझ के वो किया है तो इसका मतलब संज्ञान में है, तो ये गाली है। और ये गाली, अबे भाई, ये मतलब आप इसको बहुत ही मतलब इज्जत के साथ इसको कह रहे हैं। ये जानवरों के झुंड में जो आदमी, जो नर, वो करता है, ये कुछ मैं उसको नहीं कहूंगा इससे ज्यादा, लेकिन डिक्शनरी खुद देख ले। और ये कंगना रनौत की इससे सदस्यता जानी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को गाली देने का हक नहीं है। राहुल गांधी ने तो केवल मोदी की बात कही थी, मोदी शब्द का यूज किया था, ये तो गाली दे रही है उनको, अल्फा मेल बोल रही है। भाई, ये कितनी गंदी गाली है। मैं इसके बाद जो आप तुर्की की बात कर रहे थे, मैं तुर्की पे जरा एक चीज आपसे समझ लूं। भारत जहां तक विदेश नीति है बिल्कुल आइसोलेटेड है, अकेले तनहा खड़ा हुआ है। तुर्की ने फिर कल उनके प्रेसिडेंट साहब ने फिर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ, उनके अच्छे बुरे सब में साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। उनका चीन ने कहा है कि वी आर आयरन ब्रदर्स,
और कुल जमा अभी खबर आ गई है कि जो तुर्की की एक कंपनी है सेलेबी, जिसको चेलेबी भी कुछ लोग बोलते हैं, उसका जो इन्होंने टेंडर बंद किया है ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। वो कोर्ट चली गई है सेलेबी और वो कह रही है कि बताइए नेशनल सिक्योरिटी क्या है, मेरा कौन सा ऐसा कृत्य है, नंबर एक। नंबर दो, ये भी पता लग गया है अबे भाई, ये भी आ गया है कि हमारे उन 9 एयरपोर्ट में 6 जगह अडानी जी उस काम को करते वो है, अडानी जी की नजर है उस पे, और अडानी जी की तरफ से ये भी आ गया है कि किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी, हम सबको उसी नौकरी पे, उसी पद पे, उसी तनख्वाह पे रख लेंगे। ये साफ साफ सरकार द्वारा अडानी जी को तोहफा दिया जा रहा है इस आपदा में। मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा। एक पहलू और जाहिर है कि जब सेलेबी को हटाया जाएगा 9 हवाई अड्डों से, तो किसी न किसी भारतीय को दिया जाएगा या किसी विदेशी कंपनी को दिया जाएगा। उसमें अडानी जी भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। अडानी जी तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उनको ले रहे हैं, चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं तमाम एयरपोर्ट्स को, और सरकार के साथ, सरकार के सबसे बड़े मित्र हैं वो, तो जाहिर है कि उनको भी मिल सकता है। यहाँ पे सेलेबी को जब मौका ये दिया गया था 9 एयरपोर्ट चलाने का, इसकी स्टडी मेजर जनरल दिलावर सिंह ने की है, और उसका उनका एक बाकायदा बड़ा ही बहुत अच्छा किस्म का एकेडमिक स्टडी से भरा हुआ लेख भी प्रकाशित हुआ है। वो लेख मैंने पूरा पढ़ा है, आप उस लेख को पढ़िए क्या है, और वो इसमें इसमें चक्कर क्या है। जो एर्डोगन साहब हैं, एर्डोगन की बेटी है, एर्डोगन की बेटी की कंपनी है ये सेलेबी। जो तुर्की के नेता हैं एर्डोगन, उनकी बेटी की कंपनी है सेलेबी, और उनकी बेटी के जो पति हैं वो उस कंपनी को चलाते हैं जो कंपनी ड्रोन बनाती है, जो कंपनी ड्रोन बनाती है, वही ड्रोन जो कि पाकिस्तान को दिए गए वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए। अच्छा, और ये जितने भी वीआईपी इलाके हैं इन हवाई अड्डों पर, उन वीआईपी इलाकों की पूरी देखभाल, पूरा उनका नियंत्रण सेलेबी कंपनी के हाथ में रहता है। और वहां पर नरेंद्र मोदी का, भारत के प्रधानमंत्री का जहाज भी उतरता है उस जगह के ऊपर, वो भी उनके हाथ में रहता है। दूसरे एक तथ्य यह है कि पिछले 10 साल के अंदर तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, हथियार, गोला बारूद बनाने वाली और फौजी उपकरण बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसमें बहुत जबरदस्त उछाल आया है। बहुत बड़े पैमाने पर सारी दुनिया में वो बेच रहे हैं अपना माल। बांग्लादेश को भी उन्होंने काफी माल अपना बेचा है, पाकिस्तान को भी धुआंधार तरीके से उन्होंने माल बेचा है, बहुत जगहों पर उन्होंने माल बेचा है। उसके बाद में पाकिस्तान के साथ एर्डोगन की अपनी छवि जो है, वो तुर्की के जो उस्मानी सम्राट होते थे, ऑटोमन एम्पायर इसको कहते हैं उसमें अंग्रेजी में, लेकिन शब्द तो उस्मानी है क्योंकि उस्मान ने स्थापना की थी उस साम्राज्य की। पुर्तगाल के बेटे उस्मान ने उसकी स्थापना की थी, इसलिए उसको उस्मानी साम्राज्य कहते हैं। तो वो अपने आप को उसी उस्मानी खलीफा के तौर पे देखते हैं, वो अपने आप को एक धार्मिक नेता के तौर पे देखते हैं जो कि इसके पास राजनीतिक अधिकार भी है। इसलिए किसी भी मुसलमान देश से वो कभी भी अलग नहीं हो सकते, हमेशा उनके साथ जुड़े रहेंगे। पाकिस्तान के साथ उनकी जो अत्यंत घनिष्ठता थी, उसके बावजूद भी ये सब जांच किए बिना उस कंपनी को इतने एयरपोर्ट दिए गए। ये नहीं देखा गया कि उस कंपनी का एर्डोगन के साथ में क्या संबंध है, एर्डोगन की बेटी के साथ क्या संबंध है, और एर्डोगन के दामाद के साथ में, दामाद जो फौजी सामान बनाते हैं ड्रोनों को मिला के, वो किस तरीके से पूरे दक्षिण एशिया में बेचे जा रहे हैं, भारत को छोड़ के बाकी सभी देशों में वो बेचे जा रहे हैं। इन सब चीजों की जांच पड़ताल किए बिना कैसे 8-9 साल से वो कंपनी 9 हवाई अड्डों को चला रही थी? पहला तो सवाल ये है, किस तुफैल में, कौन सा, कहां आपने दिमाग लगाया? क्या कोई जांच पड़ताल करते हैं आप? विदेशी, वैसे तो आप लोगों को एफसीआरए कानून के तहत हर संगठन की, हर एनजीओ की आपने स्क्रू कस दिए हैं, उनके काम को ठप कर दिया है आपने। किसी के पास आप एक पैसा विदेशी मदद का नहीं आने देना चाहते। और दूसरी तरफ, और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। दूसरी तरफ तुर्की की एक कंपनी जिसका तुर्की के डिफेंस, तुर्की के प्रतिरक्षा उत्पादन उद्योग से गहरा ताल्लुक है, सीधे जुड़ी हुई है, और एर्डोगन परिवार से भी जुड़ी हुई है, जो कि पूरी तरह इस्लामिस्ट है। उनकी कल्पनाओं में वो है कि पुरानी खिलाफत लौटे, मतलब जो है
वो पूरी पूरी उनकी जो विचारधारात्मक कल्पना है वही है कि इस्लामिक खिलाफत की वापसी होनी चाहिए और सारी दुनिया पर उसकी हुकूमत होनी चाहिए। ये इस कल्पना के साथ में वो पूरी अपनी राजनीति करते हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि आप किस कंपनी को तमाम दिए हुए थे। इस कंपनी से तो बहुत पहले ही सारे ये सब ले लिए आने चाहिए थे एयरपोर्ट। अच्छा, अब वो इतने दिनों से काम कर रही है, अब वो उसका क्लेम ये है कि हमने क्या गलत काम किया, आप हमें क्यों हटा रहे हैं? जी जी। नहीं, मैं दर्शकों को एक सूचना और दे दूं। तुर्की जो है वो नाटो का अमेरिका के बाद सबसे बड़ा देश ऐसे है। उसके पास 9 लाख, हाँ 9 लाख मिलिट्री है उसकी उसकी जो रक्षा है करीब 9 लाख है अमेरिका के बाद। और एक चीज और बता दूं, ये गलतफहमी किसी को ना रहे, नाटो संधि के तहत अमेरिका की 20 न्यूक्लियर वॉरहेड्स लोकेटेड हैं तुर्की में। तो किसी को ये गलतफहमी अगर है, वो अमेरिका तुर्की और हैंड इन ग्लव्स, वो नाटो के एक दूसरे के पार्टनर है, सहयोगी हैं। तो आप कुछ हल्ला मचाते रहिए। आप आज की तारीख में क्या हो गया है, हमारे एस जयशंकर साहब अब उतारू ये हो गए हैं कि साहब तालिबान के मंत्री से मेरी बात हुई, मैंने उनको धन्यवाद दिया उनके सपोर्ट के लिए, उन्होंने सपोर्ट किया है, वो भी झूठी बात है। द तालिबानी एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैज कंडेम्ड द किलिंग इन पहलगाम, उसने सपोर्ट नहीं किया है। और वो भी उसने रिएक्शन तब दिया जब उसके ऊपर पाकिस्तान के कुछ लोग ये आरोप लगा रहे थे कि साहब ये आतंकी हमला हमारे द्वारा प्रायोजित नहीं था, ये अफगानिस्तान द्वारा प्रायोजित था। और उससे जब पूछा प्रेस वालों ने, तो उसने ये कहा कि हम इस आतंकी हमले को कंडेम करते हैं, वो भारत के सपोर्ट में खड़ा है, ये एक शब्द भी नहीं कहा है। अब ये इसी पे जयशंकर साहब कुछ हो रहा है। मैं एक बहुत छोटी टिप्पणी इस पे भी फिर आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, आपने जो तथ्य रखे हैं और मैंने जो तथ्य रखे हैं, अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो सीन क्या बनता है, नजारा क्या बनता है? नजारा ये बनता है कि अमेरिका, तुर्की, अमेरिका, तुर्की और चीन, ये तीनों देश पाकिस्तान का समर्थन करने के मामले में एक मत है। इसमें चालाकी केवल ये है, तुर्की खुल के इस्लामिस्ट रवैया अपना के पाकिस्तान के साथ है। चीन इस्लामिस्ट देश नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ उसकी यारी पुरानी है, वो पाकिस्तान के साथ है। अमेरिका ने केवल भारत का विरोध नहीं किया है 1971 की तरह, ऐसा नहीं है भारत के खिलाफ उसने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया हो, भारत का विरोध नहीं किया है। इसके अलावा भारत का जो पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ है, उसमें अमेरिका भारत के साथ नहीं खड़ा रहा किसी भी तरीके से। और भारत को हमेशा अंदेशा लगता रहा कि कभी भी ये संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए ये लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये मामला खत्म हो जाए। इतनी जल्दीबाजी क्या थी इन्हें इस मामले को खत्म करने में? ये इसलिए चाहते थे कि ये जो अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल बैलेंस है ये शक्तियों का, ये कभी भी बिगड़ सकता है और अमेरिका खुल के भारत की निंदा करना शुरू कर सकता है इसके ऊपर। ये इन लोगों को डर था। इसलिए जैसे ही पहला दबाव पड़ा, ये लोग तुरंत मान गए। इन्होंने उस दबाव का बिल्कुल विरोध, ये कम से कम 3-4 दिन ही और चलाते, हफ्ते भर और चला देते इस तरीके से, तो पाकिस्तान की बहुत बहुत बुरी हालत हो जाती। तो वो ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर महत्वपूर्ण पहलू है कि उन्हें डर था कि किसी भी समय पूरी परिस्थिति, अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति पाकिस्तान के पक्ष में खुल के झुक सकती है। अच्छा, 70 में क्या इंदिरा गांधी को फायदा क्या था? इंदिरा गांधी को 70 में 2 फायदे थे जो आज उपलब्ध नहीं है। पहला फायदा तो ये था कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में सैकड़ों किलोमीटर का फासला था। ये दोनों अस्वाभाविक किस्म का राष्ट्र था, जिसके 2 हिस्से एक दूसरे से भौगोलिक रूप से बहुत दूर थे और बीच में एक उपमहाद्वीपीय आकार का दूसरा देश था, जिसके पाकिस्तान से संबंध अच्छे नहीं थे भारत के। तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था कि बांग्लादेश के अंदर उस पूर्वी मोर्चे को बहुत दिनों तक टिकाए रखना। उसकी एक सीमा थी, उसकी सीमा के बाद वो उसको टिकाए नहीं रख सकता था। तो वो स्ट्रेटेजिकली, मिलिट्रीली, फौजी तौर पे पराजित होने के लिए अभिशप्त था। दूसरा फायदा ये था भारत को सबसे बड़ा कि सोवियत संघ, जो अमेरिका के बराबर की ताकत था शीत युद्ध में, और दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी, सोवियत संघ खुल के भारत के साथ था। वहां इस बात में कोई शक नहीं था उसके अंदर कि वो भारत के साथ नहीं है। सीधे सीधे दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी। पाकिस्तान अमेरिकी कैंप में था, भारत सोवियत कैंप में था। भारतीय सेना को बड़े पैमाने पर
सोवियत साजो सामान, फौजी साजो सामान की सप्लाई होती थी। इसीलिए इंदिरा गांधी में इतना आत्मविश्वास था कि वो खुल के निक्सन की आंख में आंख डाल के कह सकी कि हम तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते, बिना मिले हुए चली आई। आज इंदिरा गांधी के शौर्य पराक्रम को जो हिंदुस्तान में याद किया जा रहा है, उसके पीछे ये अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति थी। इस अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति के बिना आप अमेरिका को तुर्की बतुर्की जवाब नहीं दे सकते थे। जी जी तो ये स्थिति थी। आज भारत को ये दोनों स्थितियां उपलब्ध नहीं है, इसलिए। और दूसरे, भारत की विदेश नीति अभी से नहीं, बहुत लंबे अरसे से अपने पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध बनाए रखने में नाकाम रही है। आज बिल्कुल ठीक आपने कहा कि भारत बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है, कोई भी उसके साथ नहीं है। ज्यादा भी कह सकते हैं कि ये हमारा विरोधी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारा समर्थक है। जी जी। और मैं अबे भाई एक मिनट लूंगा, इसलिए कि ये कहीं ना कहीं दस्तावेज रहे। 3 चीजें फैक्ट दर्शकों को बता दूं। तुर्की मुस्लिम देश होने के बाद भी टेक्निकली वो इस्लामिक कंट्री नहीं, वो सेकुलर कहता है अपने को। उसका जो वो है वो सेकुलर कहता है, मैंने चेक किया था। मुझे था कि क्योंकि 99% मुसलमान है वो मुस्लिम देश, लेकिन अपने को आनंद जी, वो उसी तरह से सेकुलर है, इस तरह भारत के संविधान में सेकुलर लिखा हुआ है, हिंदुत्ववादी हाँ राजनीति। हाँ हाँ, उसी हाँ तरह सेकुलर है। हाँ वो जो हाँ कमाल पाशा की, मुस्तफा कमाल पाशा की जो सेकुलर परंपरा विरासत है, उसको उन्होंने पूरी तरह छोड़ दिया है। वो छोड़ केवल दिया। शब्द ही लिखा है, वो संविधान संशोधन करके शब्द जी हटाना बाकी है उनके लिए बस। जी। दूसरा मैं ये भी बता दूं कि जब कहीं हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये भी लिखा जाएगा कि जब आईएमएफ का वो 1 बिलियन का लोन पे वोट हो रहा था तो भारत ने एब्सटेन किया था, विपक्ष में वोट नहीं डाला था। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कहीं, क्योंकि आप कुछ भी कह लीजिए, आप अगर वहां विरोध कर रहे थे तो आप विपक्ष में वोट डालते। हिस्ट्री में दस्तावेज, आपके वोट डालने से आपका वो पैसा रुकता नहीं, लेकिन फिर भी विरोध दर्ज होता। और तीसरी चीज मैं इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, जो खास करके जो नवयुवक हैं, इंदिरा गांधी ने जब वो जो रूस के साथ की थी तो घेराबंदी, जिसको अभय जी जिसको पेशबंदी बोलते हैं, पेशबंदी की थी। इंडो रशियन ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें कहा गया था कि तुम्हारे दुख में हम दुखी, हमारे दुख में तुम दुखी, हम तुम्हारे लिए डंडा लेके खड़े हैं, तुम हमारे लिए डंडा लेके। और ये स्वर्ण सिंह ने जाके वहां बैठ के उस ट्रीटी को, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने वो साइन किया था। ये सिर्फ उस दस्तावेज के लिए। मैं अंतिम प्रश्न करके खत्म करूंगा। मुझे एक चीज इसलिए है कि, और उसपे सिर्फ इसलिए उसको कर रहा हूं कि वो भी कहीं ना कहीं दर्ज हो जाए। ये जो ट्रोल आर्मी और ये जो बीजेपी का है, उसमें एक अब उनको साहब कहना भी ठीक नहीं, एक व्यक्ति है जिसका नाम है विजय शाह, मंत्री है। गंदी भाषा में उसने भारत की एक महिला कर्नल के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है, जिसको मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा है कि इसके अगेंस्ट एफआईआर करो 4 घंटे के अंदर, और हाईकोर्ट ने सू मोटो नोटिस लिया। उसने वो टालने की कोशिश कर रहे तो उसने कुछ नहीं। ये भागा ये मंत्री गया है सुप्रीम कोर्ट, वहां से भी डांट खा के वापस आया है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है वो बहुत मामूली केस के तौर पे दर्ज हुई है। मैं इस पे एक टिप्पणी इसलिए चाह रहा हूं कि ये क्या बीजेपी का असली चरित्र, असली चेहरा ये साफ नजर आ गया है कि किस तरह के लोगों को ये प्रमोट करते हैं। वो विजय शाह उसके टॉर्च बेरर के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। अभय भाई, बहुत संक्षेप में मैं केवल ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सांप्रदायिकता, तीन बातें कहूंगा, सांप्रदायिकता, चाटुकारिता और मूर्खता का माहौल है पूरा का पूरा। विजय शाह ने ये कहा, जो कि परले दर्जे की मुस्लिम विरोधी सांप्रदायिकता का प्रमाण है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सारी रक्षा सेनाएं मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ये भी तो एक दूसरे, ये चाटुकारिता का दूसरा सबूत है। और इन दोनों बयानों को अगर आप देखें तो दोनों बयान ही बताते हैं कि ये लोग मूर्ख भी हैं साथ में, बहुत परले दर्जे के। जी 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 अगर जी आप ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं, इनका तुरंत आपको खुद ही खंडन करना पड़े, क्षमा मांगनी पड़े, इसका मतलब है कि आप बेवकूफ हैं, आपको नहीं पता है कि आपको क्या बोलना चाहिए, आपको जुबान पे कंट्रोल नहीं है, आपको भाषा पे अधिकार नहीं है, शिष्ट राजनीतिक विमर्श कैसे चलता है इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। वो चाटुकारिता में सारी सीमाएं लांग गए, ये सांप्रदायिक घृणा में सारी सीमाएं लांग गए। दोनों ही अपने आप में निंदनीय है, और मूर्खता ने करेला और नीम चढ़ा वाली हालत कर दी। जी जी, सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई, बातचीत करने के लिए। आज थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी थैंक सो मच। और भाई, हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ सद्बुद्धि आए, कुछ ठीक करिए। देश आपका है, आप इसको जितना प्रेम
हम करते हैं उतना, उससे ज्यादा ही मुझे लगता है कि आप उस पद पे बैठे हैं शायद करते हो। देश के बारे में, देश को सामने रख के सोचिए। इलेक्शन आएंगे, जाएंगे, जीतेंगे, हारेंगे, ये सब होता रहेगा, लेकिन देश सुरक्षित रहे और खुश रहे। थैंक यू सो मच अभय भाई, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।